गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये जो पढ़ने जा रहे हैं 3H का पढ़ेंगे। 3H का पहला क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा 3H के पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि A और B के आय का अनुपात कितना है, 9:7, यानी रेशियो दिया है। और A और B का व्यय इतना दिया है अनुपात में। तो ध्यान दो, आपसे पूछ रहा है कि उनकी आय कितनी होगी और व्यय कितनी होगी। आई थिंक आपसे पूछा है कि उनकी आय कितनी होगी, मासिक आय दिया हुआ है। तो ध्यान दो, आय जो दिया हुआ है रेशियो में दिया हुआ है, तो यानी ए और बी का अनुपात कितना है, 9:7। उसी तरीके से ए और बी का कितना है, 4:3। ये जो है आय है और ये जो है व्यय है। व्यय मतलब बाबू क्या है, व्यय का मतलब है खर्चा। व्यय यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इतना अनुपात दिया हुआ है। तो ध्यान दो, आय मतलब जितना कमाया, मासिक आय मतलब एक महीने में वो कितना कमा रहा है, इतने अनुपात में। ए का इतना है और बी का इतना, एक महीने में कमाने का। तो उसी तरीके से एक महीने में खर्चो तो कर रहा है भाई। जो लॉजिक समझो कि यदि आप कमा रहे तो खर्चा भी करोगे। तो ये क्या कर रहा है, एक महीने में इतना खर्चा कर रहा है, तो अनुपात में दिया हुआ है। तो हम सब में सबसे पहले और क्या करा है कि प्रत्येक लोग, ए भी एक महीने में 200 बचाता है और बी भी क्या कर रहा है, एक महीने में 200 बचाता है। तो अब ध्यान दो, बचाने का सेंस क्या कह रहा है। तो देखो ध्यान से, हमेशा आय में से जब हम व्यय को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, बचत आता है। तो यानी कि ए का, देखो ध्यान से, आय में से व्यय को घटाते तो क्या आता है, बचत आता है। तो अब इसी फार्मूले से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दो, हम लिखेंगे माना ए की आय, क्या लिखेंगे, माना ए की मासिक आय, ए की मासिक आय कितना मान ले रहे हैं, ए के लिए हम कितना है 9, तो 9 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे x, तो 9x। और फिर b की मासिक आय, तो b की मासिक आय, सॉरी यहाँ पर आय हम नहीं लिख लेना। और क्या चीज, b की मासिक आय कितना मान ले रहे हैं, 7x। तो 7x, सवाल ये खड़ा होता है सर कि 7x आप माने हैं, तो आप एक काम करिए, इसके लिए x और इसके लिए y मान ले। तो ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम x मान ले और यहाँ y मान ले तो गलत होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैथ का रूल ये कहता है कि अगर हम कुछ भी सवाल में करें लेकिन हल करने कुछ ना आ जाए, अगर मैं यहाँ x मान लूँ और y मान लूँ तो क्या फिर से पुनः मुझे 9/7 मिलेगा, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम दोनों के लिए x अगर यहाँ मान ले तो हल करने पे मेरा पुनः इतना आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे, x मानेंगे, 9x और 7x। तो a की मासिक आय इतना मान लिया, b की मासिक आय इतना मान लिया। आय के लिए अनुपात है, तो आय के लिए अनुपात में ही आय को मानेंगे। तो फिर लिखेंगे b का या b की पहले ए का रहना, तो ए का मासिक व्यय मतलब खर्चा। तो ए का क्या दिया हुआ है, यहाँ सॉरी बी है, तो ए का कितना दिया 4, तो इसको क्या मान लेंगे 4y। देखिए यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर y और y मान लेंगे, तो क्या मान लेंगे 4y। उसी तरीके से b का मासिक व्यय कितना मान ले रहे हैं हम, 3y मान ले रहे हैं। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दो, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है, ए की बचत और बी, ए भी बचा रहा है और बी भी बचा रहा है, प्रत्येक की बचत 200 रुपए हो रही है। तो ए भी बचा रहा है, बी भी बचा रहा है, तो हम लिखेंगे ए की बचत। तो अब ध्यान दो, बचत के लिए क्या फार्मूला होता है, आय माइनस व्यय। और ये फार्मूला नहीं भाई, कंसेप्ट है, ठीक है, बचत। अब ध्यान दो, ए की, अभी समझा रहे हैं कैसे कंसेप्ट है। ए की आय कितना है, 9x है, और ए की खपत कितनी है, 4y, और बच कितना रहा है, 200 रुपए। इक्वेशन नंबर इसे क्या मान लो, फर्स्ट। देन अब क्या कर रहा है, बी की आय। अभी हम समझाएंगे क्यों ये फार्मूला ऐसे बना है। तो बी की आय, अब दोबारा हमें फार्मूला लिखने की आवश्यकता, सॉरी बी की बचत, सॉरी बी की बचत। तो बी की बचत के लिए हम क्या मान ले रहे हैं, देखिए अब दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बी की बचत उसने कितना कमाया और कितना खर्चा किया। तो उसने कमाया कितना, बी ने कमाया 7x, और खर्चा कितना किया, व्यय बी ने किया 3y। तो और बचा कितना रहा है, 200, क्योंकि दोनों लोग क्या कर रहे हैं, सेम पैसा बचा रहे हैं, ये भी 200 रुपये बचा रहा है और ये भी। तो चलिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा हम समझे कि ये एक्चुअल में
क्यों यहाँ आय और व्यय में से, ध्यान दीजिएगा, बचत कैसे पता चलता है, आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्चा किए हैं। अब जब कमाने में से आपने कमाया 100 रुपया, खर्चा किया 70 रुपया, तो 70 में से 100 घटा देंगे तो कितना आएगा 30 रुपये, और ये 30 रुपये का है, बचत है ना है। तो वह कह रहे हैं कि जब हम अपने पूरे खर्चे में से, सॉरी पूरा पैसा में से जितना हमने कमाया है आय में से हम अपने खर्चे को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, बचत आएगा। इसी तरीके से ये फार्मूला नहीं है, कंसेप्ट है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो जब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो ध्यान दो, हमें विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या देखना चाहिए, दोनों में से कोई बराबर है। देखिए x x y y, यहाँ 9x है और यहाँ कितना है 3y है। तो ऐसे कंडीशन में ना हमारा x बराबर है और ना ही हमारा y बराबर है। तो विलोपन विधि से आप नहीं पढ़े हो तो पहले वो सब जाके सीख के आओ। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो अब ध्यान दो, चाहे x को करो चाहे y को करो, तो हम क्या करने जा रहे हैं, x को करने जा रहे हैं। तो x को बराबर करने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में 7 तथा समीकरण किसमें 2 में किससे गुणा करने पर 9 से गुणा करके समीकरण करके ऐसे लिख लेना, 1 व 2 को हल करने पर देखिए डायरेक्ट ही हम कर दे रहे हैं। अब ध्यान दो, समीकरण तो लिख लेना करके नए समीकरण को हल करने पर। अभी समझ जाएंगे इस मैटर को, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें किससे गुणा करना है, 7 से। लिखा क्या, समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पे, तो 7 9 इसमें 7 से करेंगे, 7 9 63, यहाँ कितना x, यहाँ कितना माइनस 7 चौके 28, यहाँ कितना y, और यहाँ 7 से गुणा करेंगे 7 दूना 14, इतना हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 3rd मान लो, क्योंकि न्यू इक्वेशन आया है। फिर क्या कर रहा है, फिर इसमें किससे गुणा करना, 9 से। देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा, समीकरण 2 में किससे गुणा करने पे 9 से। तो समीकरण 2 में किससे गुणा करते 9 से, तो 9 से 63, और यहाँ कितना है x, फिर 9 से 9 त्रिके 27, यहाँ कितना है y इक्वल टू, फिर इसमें 9 से 9 दूना 18x। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 4। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने लिखा समीकरण 1 में इतने और समीकरण 2 से इतने से गुणा करने पर, करके नए समीकरण को हल करने पर। अभी पता है, अगर ऐसे ए नहीं लिखते तो आपको कई स्टेप चलना पड़ता, तो कई स्टेप को रिड्यूस करने के लिए एक ही लाइन में मैंने सारे कांड को लिख दिया। तो अब आपको पता है विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अब किसी एक को देखते हैं कौन बराबर है। तो हमारा x वाला क्या है, बराबर है। तो देखेंगे जो बराबर है क्या उसके चिन्ह भी बराबर हैं। तो हमने क्या देखा कि x बराबर तो है, 63x यहाँ है और 63x वहां पे है। तो देखेंगे क्या उसके चिन्ह बराबर हैं। तो देख रहे हैं 63x प्लस ये भी प्लस में है। तो जब विलोपन विधि से हल करते हैं और दोनों के साइन बराबर हो तब लिखते हैं घटाने पे। क्या लिखेंगे, घटाने पे। अगर ये देखिए ये और ये दोनों प्लस प्लस था तो लिखेंगे क्या, घटाने पर। अगर यही प्लस और माइनस होता तो क्या लिखते, जोड़ने पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर। किसी एक को लेके चलेंगे घटाने पर। तो अब घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह क्या जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये देखिए प्लस है और क्या माइनस, 63 में 63 कुछ ना नहीं बचा। अब देखिए ये प्लस है और क्या माइनस है, तो 27 में से 28 घटाओगे कितना बचेगा, 1 y बचेगा। लेकिन y वाला क्या है, देखिए 28 वाला माइनस में है, ज्यादा वाला माइनस में, इसलिए हम माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और लेकिन यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस वाला मान ज्यादा है, इसलिए इसे से खत्म। देखिए हमको पता है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे इसका x का मान निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। जैसे हमने y का निकाला, आप निकाल लीजिएगा किसका मान, x का मान निकाल लीजिएगा। तो आपसे पूछा मासिक व्यय ना, तो ध्यान दो मासिक व्यय कैसे कर लेंगे। हमारे पास क्या आया है, y का मान आया है। तो y का मासिक व्यय किसका है, y के लिए किसका था, a का। तो हमें a से क्या निकाल सकते हैं, इसका मासिक व्यय। तो ध्यान दो हमें सबसे पहले तभी निकल सकता है जब हम क्या निकालेंगे, x का मान। तो x का मान निकाल के आप मासिक व्यय निकाल सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।